हाय एवरीवन। तो ये अपनी 20 दिन 20 सेट की दूसरी क्लास है, अर्थात इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो इससे पहले मैं पहला पार्ट करा चुका हूँ। 20 दिन 20 सेट में मैं डेली टॉप 10 क्वेश्चन लेता हूँ जो रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपन। तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कराने के आपने हजारों तरीके देखे होंगे, कई टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताऊंगा, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, वो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा पाएगा। तो देखिए क्या कहा गया है कि सुमन ने 20,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की। यदि n वर्ष बाद उसे मिश्र धन के रूप में 26,620 रुपये प्राप्त हुए तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाता है? तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में 10% की आप फ्रिक्शन लिख लीजिए। तो 10% की फ्रिक्शन आप बताओगे कितनी है? तो मैं कहूँगा कि 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10। तो अर्थात हर साल जो मूलधन है ना वो 10 से 11 हो रहा होगा, यही तो मतलब होता है। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक। तो मैं कहूँगा कि जो मूलधन है वो कितना है? तो आप कहोगे मूलधन है कितना? 20,000। 20,000 है मूलधन। हो कितना जा रहा है मूलधन? तो हो जा रहा है 26,620। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसमें से जीरो में से जीरो काट दो। ठीक है। अब उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि जो ये ऊपर वाला दिया गया है ना, अर्थात जो अमाउंट दिया गया है ना फाइनल, और जो नीचे दिया गया है जो प्रिंसिपल दिया गया है, तो प्रिंसिपल में हर बार 10 का भाग दो और अमाउंट में हर बार 11 का भाग दो। क्योंकि जो है प्रिंसिपल एक साल में 10 से 11 हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि प्रिंसिपल में इस बार 10 से भाग दो और अमाउंट में 11 से भाग दो। तो जब आप 10 से भाग दोगे तो 2,000 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा? तो आप कहोगे 200 आएगा। और मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर जब 2662 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो आएगा कितना? 11 दूनी 22, बचेगा 4, 11 चौका 44, बचेगा 2, 11 दूनी 22। तो अपन ने एक बार क्या किया, एक बार अंश में भाग दिया 11 का और हर में भाग दिया 12 का। मैं कहूँगा इस प्रक्रिया को दूसरी बार भी रिपीट करो। तो जब आप दूसरी बार रिपीट करोगे तो अर्थात अंश में 11 का भाग दोगे और हर में 10 का। तो जब यहाँ पर 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22, और तो 2 बचेगा और 11 दूनी 22। और यहाँ पर देखना जब 200 में 10 का भाग देंगे तो 20 आएगा। मैं कहूँगा इसमें एक बार और भाग दो। तो एक बार और भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 दूनी 22 और 10 दूनी 20। तो जब दोनों अर्थात अंश और हर दोनों सेम आ जाएं तो अपन को उसी पॉइंट पर रुक जाना है। और जितनी बार अपन ने भाग दिया है किसका? 10 और 11 का, ऊपर वाले अर्थात अंश में 11 का और हर में 10 का, उसको काउंट कर लेना है। तो 1 2 और 3, तो 3 बार अपन ने भाग दिया है, तो 3 बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार किसने इस क्वेश्चन को कराया है? आप विथ इन 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आप कहोगे कि ये 2.5 वर्ष है, ये 2.8 वर्ष है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हुआ तो उसे कैसे करेंगे? तो वो भी अपन कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में इस क्वेरी को डालते हो तो मैं अगले पार्ट में उसको भी सॉल्व कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। कहा गया है कि किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग और लड़कों की संख्या का आधा भाग आम का रस पसंद करता है, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करता है? तो मैं कहूँगा, देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैं कहूँगा कि लड़कों की संख्या कितनी है? 4 है। तो अगर लड़कों की संख्या 4 है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़कियों की संख्या 3/4 है, और 4 का 3/4 कितना होता है? तो 4 का 3/4 3 ही होता है। तब लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो तब लड़कियों की संख्या होगी कितनी? लड़कियों की संख्या होगी 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/3,
तो 3 का 2/3 कितना होता है? तो 3 का 2/3 होता है 2। इसमें 2/3 का गुणा कर लो तो 2 ही आएगा। लड़कों की संख्या का आधा, लड़कों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 का आधा कितना होता है? तो 2। तो ये लड़कियों अर्थात 2 और लड़के अर्थात 2। तो 2 लड़कियां और 2 लड़के आम का रस खाना पसंद करते हैं। तो टोटल 4 लोग पसंद करते हैं। तो उस क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है कि लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना? तो कुल संख्या कितनी है? 3 और 4। तो अर्थात 4 लोग पसंद करते हैं टोटल 7 लोगों में से। तो 4/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या कहलाती है? जैसे अगर एक कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, तो अगर इसका एंगल बाई सेक्टर खींचा जाए, इसका एंगल बाई सेक्टर खींचा जाए और इसका एंगल बाई सेक्टर खींचा जाए। एंगल बाई सेक्टर क्या होता है? अर्थात कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली लाइन खींची जाए। अर्थात जितना कोण ए है उतना ये है, उतना जितना ये दूसरा वाला है उतना ही ए है, जितना ये तीसरा वाला है उतना ही ये नीचे वाला है। तो जिस पॉइंट पर ये तीनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसको केंद्र मानकर अगर एक ऐसा वृत्त खींचा जाए जो इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, तो इसे कहते हैं क्या? अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्या का फॉर्मूला जो होता है, त्रिज्या बराबर होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। तो क्षेत्रफल अपॉन एस जो फॉर्मूला होता है वो किसी भी त्रिभुज के लिए होता है, चाहे वह त्रिभुज समबाहु हो, चाहे वो त्रिभुज समद्विबाहु हो, या फिर समकोण हो, या फिर विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज हो। लेकिन समकोण त्रिभुज के लिए ये स्पेशल फॉर्मूला होता है। अगर आप लगाना चाहें तो समकोण त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b - c / 2, जहां ए और बी लंब और आधार हैं और सी क्या है? कर्ण है। तो सी क्या है? कर्ण है। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर। तो क्या कहा गया है कि ए बी सी की जो भुजाओं की जो लंबाई है जो समकोण त्रिभुज बना रही है, अर्थात ऐसा कहा गया है कि ए दो भुजाएं समकोण त्रिभुज बना रही, ए 3 दी गई है और ए 4, और ए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना रही। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन को ये तो पता चल गया, अगर ये 3 है तो ये 4 है, कर्ण कितना होगा? 5 होगा। तो अब अपन को इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर अपन त्रिभुजी का फॉर्मूला लगा दें तो इसका क्षेत्रफल निकालो और इसका अर्ध परिमाप निकालो। एस का मतलब है अर्ध परिमाप। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि नॉर्मल बेस और आधार को जोड़ो, कर्ण को घटा दो और 2 का भाग दे दो। तो मैं वही करूँगा, 4 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 4 + 3, और माइनस करूंगा मैं 5 को और 2 से भाग दूंगा। तो 4 और 3 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 2/2 होता है 1। तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा लीजिए। इस वाले फॉर्मूले से क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात 1/2 गुणे 3 गुणे 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो 6 आया क्षेत्रफल निकल के। अब इसका अर्ध परिमाप निकालो, तो पूरा परिमाप कितना है? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 से आधा होता है अर्ध परिमाप, तो वो कितना होगा? 6। तो 6/6 कितना होता है? 1। तो दोनों तरीकों से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दोनों ही मैंने फॉर्मूले बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। ये क्वेश्चन रेलवे की एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, हूबहू बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर 3 दिया जाता है, कहीं 5 दिया जाता है, कहीं 6 दिया जाता है। तो इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना होता है वो देखिए। देखिए जैसे लिखा है x = 3 cos a cos b, y = 3 cos a sin b, और z = 3 sin a। तो अपन लिख रहे हैं x²। तो x² बराबर क्या होगा? तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर होता है 9। cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसमें प्लस करूंगा y² को, y का भी अपन स्क्वायर कर रहा है। तो y² बराबर यहाँ फिर से हो जाएगा क्या? +9 cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा।
मैं कहूँगी इसमें प्लस जेड स्क्वायर भी करो, जेड का भी स्क्वायर करो और बराबर करो इसको। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस जेड स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर होगा 9 और साइन स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से देखना, इस 9 को कॉमन ले लो। तो जब मैंने इस 9 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बी है। ध्यान से देखना, ये बी है, मैंने यहाँ पर ये कर दिया। तो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए। अब आप यहाँ देखना 9, यहाँ भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए है। तो इन दोनों में से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहोगे ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। अब आप ध्यान से देखना, कोष्टक को बंद किया, प्लस जो साइन स्क्वायर ए तो चल ही रहा है। अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी ए तो एक होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक होता है, तो कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी बराबर एक होगा। तो ए तो वैल्यू एक के बराबर है। तो क्या बचा फिर, तो फिर क्या बचा, तो फिर आप देखेंगे क्या बचा। तो यहाँ पर बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी एक होता है। तो अल्टीमेटली क्या आ गया अपना 9 बस आ गया। तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम सरल क्वेश्चन है। जब भी इस प्रकार का पैटर्न रिपीट हो तो आप इसका स्क्वायर कर देना और जो ऑप्शन में देखिए उसको टिक मार देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए वाला क्वेश्चन है कि धातु की एक घनाभ की भुजाएं 50 × 40 × 32 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा, फायदेमंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड आप पर करता है। तो देखिए, तो घन से घनाभ बनाया गया, तो अर्थात जितना घनाभ का आयतन होगा उतना ही घन का आयतन होगा, क्योंकि आयतन तो सेम रहेगा, हमेशा ही आयतन सेम रहता है। अगर घन से घनाभ बनाओ चाहे घनाभ से घन बनाओ, तो घनाभ का आयतन कितना है, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ से करूँगा 50 × 40 × 32। तो ये जो है घनाभ का आयतन होगा, साथ में घन का आयतन होगा, क्योंकि ये सेम रहता है। तो घन का आयतन, अब अपन को घन के आयतन से घन की भुजा ज्ञात करनी, उसके बाद अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि अपन से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो अब आप ध्यान से देखना, इस 50 को आप क्या लिख सकते हो, तो इस 50 को अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2। इस 40 को आप क्या लिख सकते हो, तो इस 40 को क्या लिख सकते हैं 10 × 4। तो 10 को भी अपन लिख सकते हैं 10 × 4, 2 पे घात 3 8, 2 पे घात 3 क्या होता है 8 × 5, और 32 का मतलब क्या होता है 2 पे घात 5। तो टोटल 2 पे घात कितनी है, तो आप कहोगे 2 पे घात 5 यहाँ पर है, 2 पे घात 3 यहाँ पर है और 2 पे घात 1 यहाँ पर है। तो अर्थात 2 पे घात है 9, और 5 पे घात कितनी है, तो 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, 5 पे घात 3 है। तो अपन को घन के आयतन से घन की जो अपन को भुजा ज्ञात करनी है, घन की भुजा, तो वो कैसे मिलेगी, वो ऐसे मिलेगी कि जितनी अभाज्य गुणनखंड की घात दी गई है, अर्थात 5 की घात दी गई, 2 की घात दी गई, उसमें 3 का भाग दे दो। तो मैं यहाँ पर 5 की घात जो 3 दी गई है इसमें 3 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, तो सिंपल 5 बचेगा, इंटू 2 पे घात 9 दी गई है, मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो सिर्फ 2 पे घात 3 बचेगी। तो 2 पे घात 3 कितनी होती है, तो आप कहोगे 8, और 8 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40। तो जो घन की भुजा निकल के आ गई वो आ गई 40। तो घन की भुजा से अपन को घन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आई एम सॉरी, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 6a², ए जहाँ पर भुजा है। तो 6 40 × 40, 40 × 40 होता है 1600, 1600 में जब 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9600। 9600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अब अपन इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे बेसिकली ये, क्योंकि आप ये तो जानते होंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 6a²। तो अपना जो भी आंसर होगा वो 6 से जरूर कट रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 से गुणा हो रहा है। तो अब आप ध्यान से देखना कि ये 6 से कट रहा है, तो ये 2 से तो कट रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है जो संख्या, क्योंकि 2 और 3 से कट जाती है वो 6 से कट जाती है। तो ये 2 से तो कट रही बी वाली, लेकिन 3 से कट रही क्या, 5 और 1 6, 6 और 7 13। तो ये 3 से नहीं कट रही, तो ये अपना आंसर नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 3 8, 8 और 8 16, ये 3 से नहीं कट रही, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। और 8 और 7 15, ये 3 से कट रही और 2 से भी कट रही, तो इन दोनों में अपन को कन्फ्यूजन हो सकता था। तो एग्जाम के लिए मैंने बता दिया, अगर आपको बहुत जल्दी हो तो ये देख लेना कि जो भी अपना आंसर होगा वो 6 से जरूर डिवाइजिबल होगा। तो अगर एग्जाम में अपने पास 1 या 2 मिनट का समय बचा, तो इस प्रकार अपन एक ऑप्शन को कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, जिससे अपने क्वेश्चन को सही करने की प्रायिकता बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 110 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी है ये, एक धीमी चलने वाली रेलगाड़ी है। तो धीमी चलने वाली की स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड अपन को दी गई है 110 किलोमीटर पर आवर। अब एक ही दिशा में चल रही है, अर्थात इस साइड को चल रही। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, तो जब ये स्पीड से 110 की स्पीड से चल रही तो इसको पीछे तो कर देगी। तो जब इसको ऐसे ऐसे चलते 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 इस आदमी के पास आएगी यहाँ पर, और यहाँ से चलना शुरू करेगी, ये ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाएगी और इस आदमी को कंप्लीटली पीछा कर देगी। तो जब इस आदमी को कंप्लीटली पीछा कर देगी, तो यहाँ से जब वो स्थिति ऐसी बन रही थी और स्थिति 1 से 2 बनने तक, अब आप देखोगे ट्रेन ने लंबाई कितनी दूरी तय की। तो आप कहोगे ट्रेन ने उतनी ही दूरी तय की जितनी ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उससे पीछे पूरी ट्रेन है, और जब व्यक्ति यहीं खड़ा है उसके बाद स्थिति क्या है कि पूरी ट्रेन आगे है। तो ट्रेन ने लंबाई कितनी चली, तो ट्रेन ने उतनी ही लंबाई चली जितनी ट्रेन की एक्चुअल लंबाई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक डीप कॉन्सेप्ट बता दिया। तो ट्रेन को अपनी लंबाई पूरी करने में, अर्थात अपनी लंबाई बराबर दूरी तय करने में 18 सेकंड लगते हैं। समझ में आया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, जब भी ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, तो जो टोटल, अर्थात जैसे अलग अलग स्पीड दी गई है ना, 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो नेट स्पीड निकल के आएगी वो क्या आएगी, तो जो नेट स्पीड निकल के आएगी वो आएगी क्या, 110 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो निकल के आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 18 सेकंड लगते हैं। तो इस समय दिया गया है सेकंड में, स्पीड दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दी है। तो 5/18 से गुणा कर दो। और कितना समय लगता है, तो आप कहोगे 18 समय लगता है, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है तो चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, 20 गुणे 5/18, और समय कितना लगा है 18 सेकंड, तो 18 से 18 कट जाएगा और 20 पंचे 100। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो निकल के आ गई 100 मीटर। तो 100 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन। अब आप ध्यान से देखो कि जब 6 व्यक्ति हते थे और औसत 6 व्यक्ति हते थे, उनमें से एक 72 किलो को आदमी निकल गया, और ऊ की जगह पे जोन आदमी आओ उसे एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब एक तो क्लियर है कि जो व्यक्ति आया है उसका वजन 72 किलोग्राम से ज़्यादा है,
क्योंकि अगर उसका वजन 72 किलोग्राम से ज्यादा ना होता तो औसत में 2 की वृद्धि ना होती। तो अपन ये लिखेंगे कि जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन 72 किलोग्राम तो है ही, उसके साथ प्लस में कितना है, तो प्लस में होगा कितना कि उसने औसत में कितने की वृद्धि कर दी, तो आप कहोगे औसत में उसने 2 की वृद्धि कर दी। तो 2 की वृद्धि कितने लोगों में हुई होगी, तो जितने टोटल लोग होंगे। तो टोटल कितने लोग हैं, तो आप कहोगे टोटल 6 व्यक्ति हैं। तो 6, एक व्यक्ति पर 2 की वृद्धि करी तो 6 व्यक्तियों पर कितने की वृद्धि करी, तो 12 की वृद्धि करी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 72 + 12 84। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ए है। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। तो 2:1 वर्तमान आयु है। उसके बाद कहा गया है कि उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। तो अपन वर्तमान आयु को 2x माने ले रहे पिता की आयु को, और पुत्र की आयु को x माने ले रहे। तो 2x इंटू एक्स, इंटू में गुणा लगाऊंगा, x बराबर दिया गया है 200। तो अब आप ध्यान से देखना, यहां से क्या आया, 2x² बराबर 200। तो x² बराबर 100, तो x बराबर निकल के आ गया 10। तो x बराबर 10, तो x अर्थात पुत्र की आयु अपन ने x ही मानी थी, तो पुत्र की आयु तो आ गई 10, पिता की आयु आ गई 20। तो कह रहा है क्वेश्चन कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पिता की आयु हो जाएगी 25 और पुत्र की आयु हो जाएगी 15। इसको 5 से काटेंगे, 5 × 15 = 25। तो जो आयु का अनुपात होगा 5 वर्ष बाद वो होगा 5:3। इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ कि एक ऑप्शन को अपन यहाँ पर भी एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये अपना आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया गया बेसिकली, तो जो 9:2 दिया गया इसका मतलब क्या है कि पिता की आयु 9 है और पुत्र की आयु 2 है। तो 2 का कितना, 4 गुना से ज्यादा है, लगभग 4 गुना से ज्यादा है, लगभग 4.5 गुना है। तो एक बात आप ध्यान से देखिए कि अगर अभी मैं कहूं कि मेरी आयु 10 साल है और मेरे पिता की आयु 30 साल है, अर्थात मेरी आयु का 3 गुना मेरे पिता की आयु है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 10 साल बाद क्या होगी स्थिति, तो 10 साल बाद मेरी आयु 20 साल हो जाएगी, पिताजी की आयु 50 साल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मेरी आयु से 3 गुना है पिताजी की आयु, लेकिन यहाँ पर देखिए कि मेरी आयु से पिताजी की आयु 2.5 गुना है। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि समय के साथ आयु का जो मल्टीपल है वो कम होता जाता है। और 10 साल बाद क्या स्थिति होगी, तो 20 साल बाद मेरी आयु 30 साल हो जाएगी, पिताजी की आयु 60 साल हो जाएगी। तो इसमें कितने का है मल्टीपल है, तो आप कहोगे 2 का मल्टीपल है। तो मैं कहूँगा कि मल्टीपल लगातार रूप से कमता जाएगा। तो अगर अभी आयु 1:2 में है तो बाद में 2:9 में, अर्थात 4 गुना कैसे होगी जब अभी 2 गुना है। तो ये संभव ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो मैंने एक ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट करना बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पाइप ए एक टंकी को अकेले 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह उसे 2.25 घंटे में भर सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आंख मीच के लगा दो, पहला 1 सेकंड भी नहीं सोचना। क्यों, अब मैं उसका आपको तर्क बताता हूँ कि जैसे जब ए भरता है तो वो 4.5 घंटे में भर लेता है, और जब बी भरता है तो वो, जब अर्थात ए और बी दोनों, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर अर्थात ए और बी दोनों भरते हैं तो 2.25 घंटे में भर जाते। इसका मतलब क्या है कि ए यहाँ काम करने में 4.5 घंटे लगते हैं और ए प्लस बी यहाँ काम करने में लगते हैं कितने, 2.25। तो 2.25 का 2 गुना कितना है, तो आप कहोगे 2.25 का 2 गुना है 4.5।
तो इसका मतलब क्या है, जब भी इस प्रकार की स्थिति बने तब इसका मतलब ये है कि जो ए और बी की एफिशिएंसी है ना, काम करने की क्षमता है, वो बराबर है। बराबर है। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक काम को 10 दिन में कर सकता हूँ, अगर मेरा मित्र सामने आज मेरा मित्र मेरे साथ आ जाए तो मैं उस काम को 5 दिनों में कर लूंगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं और मेरा मित्र उस काम को करने के लिए समान समय लेगा, मित्र भी 10 ही दिन में उसको फिनिश कर देगा। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जब ए ने उसको आधे घंटे तक काम कर लिया, तो अर्थात जो काम 4.5 घंटे में होना था उसके आधे घंटे का काम उसने कर लिया, तो बचा कितने घंटे का काम, तो आप कहोगे 4 घंटे का काम बचा। तो 4 घंटे के काम में उसका मित्र भी उसके साथ आ गया, तो वो काम कितने में हो गया, तो आप कहोगे वो काम हो गया 2 घंटे में। तो 2 घंटे यहाँ पर लग गए और जो आधा घंटा उसको शुरू में लगा था, तो टोटल कितना हो गया, तो जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण हैं जिनमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 हैं, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या है। तो अब आप ध्यान से देखना कि एक कंटेनर एक है, तो उसमें पानी P4 पानी और शरबत, दो तरीके से क्वेश्चन को मैं बताऊंगा अभी, का जो अनुपात है वो 4:1 है। और बी वाले में कितना है, तो बी वाले में है जो 3:1 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके मैं बताऊंगा। तो पहले देखिए, पहले वाले में 4 भाग पानी है, एक एक भाग शरबत है, तो टोटल क्या भाग हैं, तो आप कहोगे टोटल 5 भाग हैं। और बी वाले में 3 भाग पानी है और 1 भाग शरबत है, तो इसमें टोटल कितने भाग हैं, तो आप कहोगे 3 और 1 4 भाग हैं। तो इन दोनों की मात्रा अभी बराबर नहीं है। तो इन दोनों की मात्रा अगर बराबर नहीं है तो अपन इसको जोड़ नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि अगर इन दोनों को मिलाया तो क्या हो जाएगा। तो पहले इन दोनों की मात्रा को सेम करो। तो सेम करने के लिए मैं कहूँगा यहाँ पर 4 से गुणा कर दो इस ऊपर वाले पूरे में, और यहाँ पर 5 से गुणा कर दो। तो जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, तो 4×4 = 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब कितना हो गया, तो 15 और 5 20 भाग यहाँ पर है, 16 और 4 20 भाग यहाँ पर है, तो बराबर बराबर भाग हो गए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसको बराबर बराबर भागों में नहीं अपन को मिलाना है, उसको 1:2 में मिलाना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले का 1 भाग लिया है तो दूसरे का 2 भाग लेना है। तो पहले का अगर अपन ने 16 और 4 20 लिया है, तो दूसरे का 15 और 5 20 का दुगना अर्थात 40 लेना पड़ेगा। तो इसमें 2 का गुणा और कर दो। तो जब अपन ने इसमें 2 का गुणा किया तो 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10। अब मैं कहूँगा इन दोनों को ऐड कर दो, मिलाने का मतलब यही तो होता है कि मिश्रण में वृद्धि हुई हुई। तो 30 और 16 कितना होता है, तो आप कहोगे 46, और 10 और 4 कितना होता है, तो आप कहोगे 14। तो 46:14। इसको और सरल भाषा में लिख सकते हैं 23:7, क्योंकि जब इसको 2 से काटेंगे तो 46 का आधा होता है 23 और 14 का आधा होता है 7। अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी देख लीजिए, थोड़ा सा अगर आपको समझ में ना आए। दूसरा तरीका है, अपन इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते थे। अब क्या कह रहा है कि जो पहला वाला कंटेनर है उसमें 4 भाग में से 1 भाग, अर्थात 4 भाग अगर पानी का है तो 1 भाग शरबत का है। तो 4 भाग है, टोटल 5 भाग में से क्या है, पानी। दूसरे वाले में पानी कितना है, 3 भाग है, टोटल 4 भाग में से। तो 4/5 की परसेंटेज में क्या होता है, तो आप कहोगे 80% होता है। 3/4 की 3/4 क्या परसेंट की फ्रिक्शन होती है, तो आप कहोगे ये होती है 75% की फ्रिक्शन। मैं कहूंगा इनको मिलाया किस अनुपात में, तो आप कहोगे 1:2 में। यही तो है। अब मैं कहूंगा 80% और 75% के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 5 का। तो मैं कहूंगा कि इस 5 को 1:2 में डिवाइड करो,
तो अर्थात जो 5 वैल्यू है वो 3 की है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू 5/3, तो 2 की वैल्यू 10/3। तो 1 की वैल्यू आ गई 5/3, 2 की वैल्यू आ गई 10/3। अब मैं कहूँगा कि जो ये तीसरा मिक्सचर बना ना, उसमें परसेंटेज कितना होगा, तो उसमें परसेंटेज होगा पानी का 80 से कम होगा, 75 से ज़्यादा होगा। तो 80 से कम होगा तो इसका मतलब क्या है, इस त्रिया गुणा लगा लो, या तो 80 में से 10/3 घटा लो, या फिर 75 में 5/3 ऐड कर लो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो मैं 80 में 10/3 को घटाऊंगा यहाँ पर। तो जब मैं इसको घटा रहा हूं तो 8 × 24, 240 में से 10 जाएगा तो 230, 230/3 पानी बचा। तो मैं कहूँगा इसको परसेंटेज में बदलो। तो परसेंटेज में बदलने के लिए इसके जो नीचे 3 दिया गया है ना, इसमें 100 का गुणा कर लो, तो 230 भाग पानी है टोटल 300 में से, टोटल 300 में से 300 में से 230 भाग पानी है, तो शरबत कितना बचा, तो 70 भाग बचा 300 में से। तो इस 300 में से 300 काट दो, 230 और 70 का रेशियो क्या निकल के आएगा, 23:7। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आप दोनों तरीके से। तो चलिए आज के 10 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अब अगली सीरीज का अगला पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा।